Today's topic is information capacity theorem. Today's topic is information capacity theorem. सभी अपनी आज की हेडिंग नोट कर लीजिएगा. Today's topic is information capacity theorem. This information capacity theorem is also known as Shannon's Hartley theorems, or we can say it Shannon's third theorem, Shannon's second theorem. है ना? Today's topic is information capacity theorem. It is also known as Shannon's Hartley theorem or Shannon's second theorem. ठीक है. It is also known as channel capacity theorem. ये जो आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्योरम, इट इज ऑल्सो नोन एज चैनल कैपेसिटी थ्योरम, शैनन हार्टले थ्योरम्स और शैनन्स सेकंड थ्योरम. क्लियर है? ये आज का हमारा टॉपिक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम C equals to W log of 2 1 plus S by N. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम C equals to W log of 2 1 plus S by N. ठीक है. तो सबसे पहले मैं इसका कुछ थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों को बताता हूँ, इन एब्रीविएशन के बारे में कुछ बताता हूँ, फिर हम लोग आज का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. क्लियर है? जो हमारा शैनन हार्टले थ्योरम होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, है ना. हियर C इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ द चैनल. C is used to represent capacity of the channel. W is used to represent the bandwidth of the channel. And this S, the numerator part is S. Okay, numerator part is S, denominator part is N. Numerator part represents signal power, denominator part represents noise power. S by N is known as signal to noise ratio. ठीक है. तो बाय यूजिंग चैनल कैपेसिटी थ्योरम वी फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ एनी चैनल. अब मैं इसको कुछ समझाने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन बन के ही रह जाएगा. सबसे पहले इसको कुछ समझते हैं हम लोग. देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना. मैंने एक वाटर पाइप बनाई यहाँ पे. अब इस वाटर पाइप में इस तरफ से मैं वाटर को फ्लो करा रहा हूँ, है ना. ये वाटर पाइप में जो हमारा इस तरफ से वाटर इंसर्ट हो रहा है और इस तरफ से वाटर इंसर्ट हो रहा है और इस तरफ से वाटर का जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है ना. वाटर यहाँ से इंसर्ट हुआ और वाटर इस तरफ गया हमारा. ठीक है. तो ये मुझे बताइए कि क्या हम कितनी भी स्पीड के साथ अगर वाटर को इस पाइप में इंसर्ट करेंगे तो क्या ये पाइप हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहेगा? क्या ये वाटर का पाइप हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहेगा? नहीं. ये वाटर सिर्फ एक स्पीड तक के फ्लो को ही रजिस्ट कर सकता है ना. लेकिन अगर जो वाटर का फ्लो होगा अगर बहुत ज़्यादा तेज होगा तो ये जो हमारा जो वाटर पाइप है वो कैपेबल नहीं होगा. ये सिर्फ मैं एक आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ. बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है. तो वैसा ही कुछ हमारा हमारे सिग्नल के केस में होता है. सिग्नल के केस में क्या होता है बेटा? एक साइड ट्रांसमीटर होता है, दिस साइड इज द ट्रांसमिशन साइड, दिस साइड इज द रिसेप्शन और रिसीवर साइड. और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो मैंने जैसे पाइप बनाया ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में होता है चैनल. क्लियर बात यहां तक सभी को? ठीक है. तो जब सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है तो वो चैनल के थ्रू हमारे रिसीवर में आता है. ठीक है यहां तक. तो क्या हम कितनी भी स्पीड के साथ अगर हम लोग सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे, अब यहाँ पे स्पीड की बात आती है. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीड? हमने ये सब्जेक्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इन इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, है ना. जो हमारा सिग्नल होता है वो बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. दैट मीन्स वी ट्रांसफर द डिजिटल इन्फॉर्मेशन. तो जब हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं तो उसकी स्पीड पता लगाने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, है ना. इसको हम लोग दूसरे टर्म में कहते हैं बिट पर सेकेंड. क्लियर बात है? इसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या कहते हैं? बिट पर सेकेंड, है ना. जो मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को आई से रिप्रेजेंट कैपिटल आर से बताया था. आप लोगों को कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच आप लोगों को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बताया था जिसमें मैंने बताया था कैपिटल आर इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रेट, स्मॉल आर इज द बॉड रेट एंड द एच इज यूज टू रिप्रेजेंट द एंट्रोपी, है ना. तो जो हमारा कैपिटल आर था हमारा इंफॉर्मेशन रेट. दैट मीन्स हाउ मच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड पर सेकेंड. इट्स यूनिट इज बिट पर सेकेंड.
ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, जो बिट ट्रांसफर की जाती है, 1 सेकंड में कितनी बिट ट्रांसफर की जा रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन रेट। बात यहां तक सबको समझ में आई? ठीक है। तो जो हमारा ये जो चैनल होता है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, वो भी एक लिमिट तक के स्पीड को ही वो टॉलरेट कर पाता है ना। मतलब अगर हमारे सिग्नल की स्पीड एक लिमिट तक ही रहेगी, तभी वो जो हमारा जो चैनल है उसको टॉलरेट कर पाएगा। बात समझ में आई? उतनी स्पीड तक के सिग्नल ही हमारे चैनल के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा चैनल है वो कितनी स्पीड तक के सिग्नल को भी ट्रांसफर कर सकता है? इसके लिए शैनन ने कुछ थ्योरम्स बनाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन, है ना, ध्यान रखिएगा, शैनन का फर्स्ट थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जानिएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन, द कैपिटल आर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन, कैपिटल आर, according to first theorem of Shannon, capital R should be less than C, है ना। according to first theorem of Shannon, capital R should be less than C। इसका क्या मतलब होता है? इस यहाँ पे जो कैपिटल R है, it is used to represent the information rate and C is used to represent the channel capacity। It means that for successful transmission, the information rate always less than the channel capacity। बात समझ में आई आप लोगों को? अब अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं इंफॉर्मेशन रेट और चैनल की कैपेसिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन रेट की यूनिट होती थी बिट पर सेकंड, तो श्योरली जो चैनल कैपेसिटी है उसकी यूनिट भी हमारी बिट पर सेकंड में ही कुछ होगी। क्लियर यहाँ तक? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन, जो हमारे इंफॉर्मेशन रेट है या जो हमारे सिग्नल की ट्रांसमिशन की स्पीड है, वो हमेशा चैनल की कैपेसिटी से कम होना चाहिए, तभी हमारा सिग्नल चैनल के थ्रू पास हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन, जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिशन की जो स्पीड आर है, वो हमेशा चैनल की जो कैपेसिटी है सी से, उससे कम होनी चाहिए, तभी हमारा सिग्नल चैनल के थ्रू पास हो सकता है। दिस वन इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ शैनन। ठीक है, बात यहां तक सबको समझ में आई? नाउ द सेकंड थ्योरम इज नोन एज शैनन हार्टले थ्योरम, और शैनन सेकंड थ्योरम, और चैनल कैपेसिटी थ्योरम, और इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्योरम, जो हम लोग आज की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम ऑफ शैनन, द चैनल कैपेसिटी इक्वल्स टू बैंडविड्थ इनटू log of 2 1 प्लस सिग्नल टू नॉइस रेशियो, है ना, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया ना बेटा। दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ शैनन सेकंड थ्योरम, है ना। इसको शैनन हार्टले थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे जो W है, कुछ बुक्स में W की जगह BW भी लिखा रहता है, दैट इज बैंडविड्थ। मैंने सिर्फ यहाँ पे W का रिप्रेजेंट किया है ना। लॉग की बेस 2 क्यों लिया है? क्योंकि हम यहाँ पे बिट की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि कभी भी अगर बिट्स को मेजर करना होता है, एट द टाइम वी हैव टू टेक द बेस ऑफ लॉगरिथमिक स्केल एज 2, है ना, तब हमें बेस को 2 लेना होगा। ठीक है। एस बाई एन क्या बेटा? एस बाई एन एक पैरामीटर होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब हम लोग कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो मैंने पिछले सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन में भी आप लोगों को बताया था, कि जब हमें किसी भी कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन कितने ठीक तरीके से हो रहा है, कितना सुपीरियर हो रहा है ना, कितनी इफिशिएंटली हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे फिगर ऑफ मेरिट हो गई, एक पैरामीटर है, एक हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो, है ना। तो उन्हीं पैरामीटर से एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिया, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है। तो ये वाले थ्योरम की जो जरूरत क्यों पड़ गई, जब शैनन ने पहला थ्योरम दे ही दिया था, आर इज लेस देन सी। ये थ्योरम अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम ऑफ शैनन ने अपने सेकंड थ्योरम में बताया था, जब हमारी सिग्नल जब हमारे चैनल से पास होता है, तो उसमें चैनल में काफ़ी नॉइस मर्ज होती है ना। चैनल में काफ़ी नॉइस मर्ज होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज दिस वन इज द ट्रांसमीटर साइड, दिस वन इज द रिसीवर साइड, और ये दोनों के बीच का एक चैनल है। ये जो मैंने बनाया ना, ये दोनों के बीच का एक चैनल है, दिस वन इज द चैनल। तो अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच का जो चैनल है, तो श्योरली इस चैनल में कुछ ना कुछ नॉइस आके भी मर्ज होती है, एक्सटर्नल नॉइस आके मर्ज होती है ना। ये नॉइस काफ़ी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं तो जॉनसन नॉइस होती है, और शॉर्ट की नॉइस होती है, और हमारी गॉसियन नॉइस होती है, वाइट नॉइस होती है ना। ये डिफरेंट टाइप की नॉइसेस होती है जो हमारे चैनल में हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करती है। तो नॉइस के चैनल में आने से क्या होता है, जो हमारी बिट्स है वो चेंज हो जाती है। और अगर हमारी बिट्स चेंज हो जा रही है, अगर हमारी बिट्स फोल्ड हो जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेटा में एरर आ चुका है।
बात समझ में आई? तो जब हम अपने चैनल की कैपेसिटी की बात करते हैं नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में, जब हम अपने अपने चैनल की बात करते हैं नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में, तब इस चैनल की कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सैनर का सेकंड थ्योरम यूज़ किया जाता है। बात सबको समझ में आई? फर्स्ट थ्योरम में कोई नॉइज़ के बारे में कोई भी नॉइज़ के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। इन सेकंड थ्योरम उन्होंने नॉइज़ के बारे में डील किया था कि अगर हमारे चैनल में अगर हम लोग नॉइज़ को कंसीडर करते हैं, उस समय चैनल की कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं। ठीक है? उन्होंने चैनल की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन दिया था C इक्वल्स टू W इंटू लॉग ऑफ 2 1 प्लस S बाई N। क्लियर है? तो जो इसकी बेसिक है, डेरिवेशन के स्टार्ट में हमें वही समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तो जो भी डेरिवेशन है वो सिर्फ़ आप लोगों के एक मैथमेटिकल एनालिसिस है और कुछ भी नहीं, है ना? तो जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो ध्यान दीजिए, ठीक है? चलो, अब जो भी चैनल कैपेसिटी थ्योरम है इसको स्टडी करने से पहले एक बात और जानिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई सिग्नल ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रांसमीटर से तो 2 टाइप की कोडिंग स्कीम अप्लाई की जाती है। पहली कोडिंग होती है हमारी जिसको कहा जाता है सोर्स कोडिंग और दूसरी कोडिंग होती है हमारी उसको कहा जाता है चैनल कोडिंग। दोनों मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट कोडिंग मैंने बताया था सोर्स कोडिंग एंड सेकंड कोडिंग मैंने आप लोगों को बताया था चैनल कोडिंग। इसमें मैंने बताया था कि सोर्स कोडिंग में रिडंडेंसी सोर्स कोडिंग यूज्ड फॉर द डिक्रीजिंग द रिडंडेंसी, मतलब सोर्स कोडिंग का यूज़ करके रिडंडेंसी को डिक्रीज किया जाता है, जिसके लिए हम लोग हाफ मैन कोड वगैरह यूज़ करते हैं। बताया था बेटा मैंने ऐसा, है ना? हाफ मैन कोड का यूज़ करके नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। फिर हम अब बात आती है चैनल कोडिंग की, है ना? तो ये जो कोडिंग होती है जिसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ बिट्स को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग के क्या कितनी भी नंबर ऑफ बिट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं? नहीं। ये सब के लिए हमें चैनल की कैपेसिटी पता होना चाहिए, है ना? जब हमें चैनल की कैपेसिटी पता चल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो भी ट्रांसमिटेड डेटा है उसमें नंबर ऑफ बिट रिड्यूस कर सकते हैं या नंबर ऑफ बिट इंक्रीज कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे W को क्या रिप्रेजेंट W क्या है, यहाँ पे W बैंडविड्थ है। चलिए, अब इसके आगे का जो भी है बेटा टोटल मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसके बाद का जो भी है टोटल मैथमेटिकल एनालिसिस है। हियर W इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ, S बाय N इज़ द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे, या नहीं कर पाए होंगे तो बाद में आप लोग वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लीजिएगा, है ना? वीडियो को पॉज़ करके बाद में ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नॉइज़ इन एटमॉस्फेयर, है ना? और उसका जो चैनल होता है उसमें डेफिनेटली कोई कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता है। जो भी हमारी नॉइज़ है उसका हमारे चैनल में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो हम उसके एनालिसिस के लिए उस नॉइज़ के उस चैनल पे इफ़ेक्ट के लिए हमें किसी न किसी एक नॉइज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग हियर गॉसियन नॉइज़, है ना? तो हम लोग यहाँ पे कौन-सी नॉइज़ एक कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। हम लोग यहाँ पे गॉसियन नॉइज़ कंसीडर कर रहे हैं। क्या हम लोग मान रहे हैं? हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारे सिग्नल को किस टाइप की नॉइज़ ने इफ़ेक्ट किया है, हमारे सिग्नल में किस टाइप की नॉइज़ आई है, हमारे सिग्नल में गॉसियन नॉइज़ आई है ना? तो अब अगर हम लोग गॉसियन नॉइज़ ये मान के चल रहे हैं कि हमारे चैनल को गॉसियन नॉइज़ ने इफ़ेक्ट किया है, तो डेफिनिटली हमको गॉसियन नॉइज़ को स्टडी करना पड़ेगा पहले। And for the purpose of study of Gaussian noise, we need a certain probability density function, क्योंकि कभी भी किसी भी रैंडम सिग्नल को, क्योंकि नॉइस एक रैंडम सिग्नल है, किसी भी रैंडम सिग्नल को स्टडी करने के लिए हमें उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता होना चाहिए, और उसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एनालिसिस करके हम उस नॉइस को एनालाइज कर पाते हैं, है ना? तो जब कोई भी गॉसियन नॉइज़ हमारे चैनल को इफ़ेक्ट करेगी, उस समय उस चैनल को हम लोग कह सकते हैं गॉसियन नॉइज़ चैनल। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी गॉसियन नॉइज़ हमारे चैनल को इफ़ेक्ट करेगी, एट दैट टाइम दिस चैनल इज़ नोन एज़ गॉसियन नॉइज़ चैनल। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आई? अब देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे ये एक फंक्शन मैंने बनाया बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक फंक्शन मैंने बनाया है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन क्या है? ये हमारा फंक्शन है गॉसियन फंक्शन। मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे ये जो मैंने बनाया, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाई एक्सिस मेरी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रखिएगा। जो हमारी वाई एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ूँगा, हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये कम नहीं हो रहा है। ये अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये यूनिफ़ॉर्म हो गया है। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊँ, अगर मैं
इस तरफ की बात करूं तो इधर भी आप लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ये भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं ना, अच्छा पहले ये जानिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है बेटा। किसी भी नॉइज़ को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उस नॉइज़ के स्प्रेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो नॉइज़ हमारे कैसे स्प्रेड हुई है सारी फ्रीक्वेंसीज़ में, तो उस स्प्रेडिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं जब किसी ग्राफ से या फंक्शन से, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना। तो ये गॉसियन नॉइज़ का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हमारी गॉसियन नॉइज़ है वो माइनस इनफाइनाइट, जो हमारी गॉसियन नॉइज़ है वो माइनस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी से लेकर प्लस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आई? तो इस टाइप के फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, जब इस टाइप के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जब हमें स्टडी करना होता है तो हमें इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए, है ना। सो दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसियन नॉइज, है ना। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे बेटा x माइनस, यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने ब्रैकेट बनाया ना, एक्चुअली ब्रैकेट में के अंदर होता है x माइनस एम एक्स। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या होता है x माइनस एम एक्स, और यहाँ पे ऐसा होता है स्क्वायर x माइनस एम एक्स का स्क्वायर। जो मैंने ब्रैकेट में ऊपर x लिखा है ना, x की जगह होता है x माइनस एम एक्स का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे x ही क्यों लिखा है, इसका मेन रीजन ये है कि जो एम एक्स है, एम एक्स इज नथिंग बट अ मीन वैल्यू, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट में हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कोइंसाइड करता है ना, या जिस पॉइंट के अक्रॉस हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सिमिलर है ना, वेरी सिमिलर है, उसको हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस जीरो के इस तरफ और जीरो के इस तरफ इसका दोनों साइड इसका स्प्रेडिंग इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मीन वैल्यू है एम एक्स की वैल्यू वो यहाँ पे जीरो आ गई है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डायग्राम बना देता और यहाँ पे कुछ ऐसा बना देता तो जीरो पॉइंट तो यहाँ पे हो जाता, और अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचता तो जो हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो भी शेप है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो शेप है वो इस पॉइंट के अक्रॉस सिमिलर होता। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता, कुछ भी एक मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, 5 हर्ट्ज लिखता, तब मैं कहता कि मीन वैल्यू यहाँ पे हमारी 5 हर्ट्ज है। बात समझ में आई? अगर 0 पॉइंट इधर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमने मीन वैल्यू को जीरो कंसीडर किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमने मीन वैल्यू को जीरो कंसीडर किया है, इसीलिए इसके डेरिवेशन में मैंने स्टार्टिंग से इसको हटा दिया है। क्लियर बात? यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है, दिस वन इज नथिंग बट अ वेरिएंस। तो ये जो है हमारे गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया बेटा, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। याद रहेगा। तो अगर मुझे गॉसियन नॉइज को स्टडी करना है तो श्योरली इसी के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक बात, यहाँ तक सबको समझ में आई? अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हम लोग नॉइस यहाँ पे स्टडी किया है, जैसे हम लोग ये नॉइस स्टडी किया है, ये तो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये तो हमारी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूस सिग्नल हुआ। और जबकि किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल की एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है, जब भी किसी कंटिन्यूस सिग्नल की एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है तब हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रोपी। बात समझ में आया? जब भी किसी कंटिन्यूस सिग्नल की एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है उस समय हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रोपी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कैसे कैलकुलेट किया जाता था एंट्रोपी। एंट्रोपी H इक्वल टू क्या होता था, एंट्रोपी H इक्वल टू होता था माइनस ऑफ समेशन ऑफ होता था ना। क्या होता था सबसे पहले यहाँ पे, एक मिनट, जब मैंने एंट्रोपी आप लोगों को बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंट्रोपी को वेट, है ना, एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो मैंने बताया था कि समेशन ऑफ पी होता है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लॉग ऑफ 2। अब इसमें मुझे लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एंट्रोपी की वैल्यू क्या थी हमारी, H इक्वल्स टू समेशन ऑफ P लॉग ऑफ 2 1 अपॉन P। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को एंट्रोपी कैलकुलेट करने का आप लोगों को इक्वेशन बताया था, H इक्वल्स टू समेशन ऑफ P लॉग ऑफ 2 1 अपॉन P,
है ना। तो हम जब किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल को स्टडी करते हैं या डिजिटल सिग्नल को स्टडी करते हैं ना बेटा, तो उस समय हम लोग समेसन साइन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी किसी कंटिन्यूस सिग्नल की एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है तो समेसन की जगह हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का। दैट्स वाई यहाँ पे जो समेसन की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या किस साइन का यूज़ किया, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ किया, है ना। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी इसका वेरिएशन है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वेरिएशन है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो भी हम लोग माइनस इनफाइनाइट से लेकर, हम लोग इसको भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में लेंगे। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आए। अंदर वही है हमारी p ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2 1 अपॉन पी एक्स। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन पी एक्स नहीं लिख रहे हैं इसलिए हम लोग ने माइनस साइन बाहर निकाल लिया है, क्योंकि 1 अपॉन पी को हम लोग माइनस ऑफ पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हम उसके एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। ठीक, अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। एंट्रोपी की यूनिट सभी को याद है क्या? एंट्रोपी मतलब क्या होता है? बिट पर, एंट्रोपी क्या होता है? बिट पर सिंबल और बिट पर मैसेज। मैंने आप लोगों को बताया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एंट्रोपी की यूनिट होती है बिट पर सिंबल और बिट पर मैसेज। क्यों हम लोग एंट्रोपी अभी निकाल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेट करती है। तो अगर मैं एंट्रोपी निकाल लूंगा तो सीधे एंट्रोपी के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाऊंगा तो इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं चैनल कैपेसिटी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को स्टार्टिंग में एंट्रोपी की तरफ आना पड़ा। क्लियर है आप लोगों के सभी को यहाँ तक? तो अब क्या किया हम लोगों ने, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, वी आर टेकिंग द log बेस 2 बोथ साइड इन द अबव एक्सप्रेशन। जब मैंने दोनों साइड इसमें लिया log ऑफ 2, जब मैंने यहाँ पे दोनों साइड लिया log ऑफ 2, तब दोनों साइड इधर भी log ऑफ 2 हो जाएगा, इधर भी log ऑफ 2 हो जाएगा। क्लियर बात सबको समझ में आई? इधर भी log ऑफ 2 हो जाएगा, इधर भी log ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, जो हम लोगों ने लिया है वो हम लोगों ने इस अभी हम लोग इस जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 से जो भी px की वैल्यू आएगी ना उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड लॉग लेते हैं, लॉग इस तरफ भी लेते हैं, लॉग इस तरफ भी लेते हैं। तो जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड लॉग लिया, वी आर टेकिंग लॉग इन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तब हमें क्या मिला, ये देखिए यहाँ पे भी लॉग आ गया है, यहाँ पे भी लॉग आ गया। क्लियर बात? अब यहाँ पे देखिएगा, नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ log a डॉट बी। log a डॉट बी इज ऑल्सो रिटर्न एज log a प्लस बी. That's why we can write this multiplication function in the form of the addition function as this one is the representation of log a and this one is the representation of log b. जैसे क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा a की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है ये हमारा b की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अब ये log a हो गया, तो ये पूरा हमारा log a हो गया, ये हमारा log b है, तो ये देखिए ये दो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म हमारा log b हो गया, दोनों के बीच में प्लस साइन, क्योंकि a को हम लोग एडिशन में कन्वर्ट करते हैं जब हम उसको स्प्लिट करते हैं। तो क्लियर बात है, सबको समझ में आगे हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब जो भी पावर हम ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथमिक स्केल की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी पावर है उसको हम लोग सीधे सामने की तरफ ला लेते हैं, वो एज अ इंटीजर रिएक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा पावर है, पावर को हमने सामने ला लिया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर बात? ये लॉग ऑफ 2 ई क्या है यहाँ पे? ई हमारी नेचुरल है ना, नेचुरल लॉग जो हम लोग कहते हैं ना बेटा, ई एक्सपोनेंशियल पार्ट है हमारा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे यहाँ पे 1 अपॉन ए को हम लोग माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं उसको डिनोमिनेशन से सीधे न्यूमरेटर में ले जाना होता है, डिनोमिनेटर से अगर इस पार्ट को सीधे न्यूमरेटर में ले जाना होगा तो माइनस साइन को बाहर निकालूंगा, तो ये वाला हो जाएगा। वैसे अगर आप लोग इस इक्वेशन को नहीं भी लिखेंगे ना, अगर आप लोग ये टर्म को सॉल्व नहीं भी करेंगे, अगर आप लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं भी करेंगे, तब भी आप लोग सीधे नेक्स्ट इक्वेशन में पहुंच सकते हैं। इसको आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तब भी अच्छी बात है, अदरवाइज बाय यूजिंग दिस इक्वेशन भी हम लोग आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा, इस एक्सप्रेशन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी है? अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, अगर मुझे बेस को चेंज करना है, यहाँ पे बेस क्या है? ए है, अगर मुझे ए बेस को ई बेस में चेंज करना है, नेचुरल बेस में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है नेचुरल के साथ में ऊपर ले लेते हैं, और जो हमारा नीचे वाला जो बेस है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा लॉग की प्रॉपर्टी है मैंने कई बार यूज़ किया, जब हम लोग एंट्रोपी
कॉफ़ी भी कैलकुलेट कर रहे थे तब भी उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस को कैसे चेंज किया जाता है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ पे करेंगे? इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे log ऑफ बेस 2 है, तो अब ये जो बेस 2 है ना, अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस बेस 2 को मैं नेचुरल बेस में कन्वर्ट करूँ। और ये हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो जो बेस 2 है, अब मैं बेस 2 को चेंज कर दिया हूँ नेचुरल स्केल में। तो जब हम लोग नेचुरल में चेंज करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा b बन गया, ये वाला जो पार्ट है ये जो हमारे बेस 2 है ये हमारी a बन गई। तो इस इक्वेशन में b की जगह मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, a की जगह मैंने ये 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों साइड मैंने वैसे ही किया, सामने वाले इक्वेशन में सामने वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में दोनों को उसी का अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सारे जो नेचुरल के सारे जो यहाँ पे हमारी बेस है, सारी बेस हमारी ई के फॉर्म में नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सारी बेस हमारी किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है? सारी बेस हमारी नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर है? देख लीजिएगा, सारी बेस हमारी नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब फिर से एक काम किया जा सकता है यहाँ पे हम लोग फिर से एक चीज़ देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास पावर में कोई टर्म होता है तो सीधे लॉग स्केल में वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल क्या बचेगा? लॉग ई बेसी। तो इसको तो मैं ऑटोमेटिकली 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधे सीधे इसको 1 लिख लिया। ठीक है, और E2 है, वो E2 को मैंने एज इट इज डिनोमिनेटर में रहने दिया। क्लियर बात है? यहाँ तक सबको समझ में आई। नाउ वी आर टेकिंग log ऑफ E2 एज द कॉमन पार्ट। इसको मैंने log ऑफ E2 को कॉमन पार्ट माना और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। क्लियर बात? अब इस एक्सप्रेशन को, जो अब एक्सप्रेशन है उसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। वी आर टेकिंग log ऑफ E2 एज अ कॉमन एलिमेंट, है ना। हमने इसको कॉमन एलिमेंट माना और इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया और अंदर वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब जब यहाँ तक हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, जब हमारे यहाँ तक हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है, तो आप लोग देखिए हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ log 2 ऑफ px बेस 2, है ना। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया? log ऑफ px बेस 2। अब इसको क्यों कैलकुलेट करना पड़ा था हमें? इसको हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ा था क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, ये सेकंड टर्म है log 2 px, है ना। तो जो हम लोगों ने अभी जो टर्म निकाला है, सीधे सीधे उसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। क्लियर बात है? इक्वेशन नंबर 2 में कैसे पुट किए, सबको समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग इस टर्म को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये सामने वाला px हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर बात? यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, 1/log e को ओवरऑल कॉमन एलिमेंट मान के मैंने बाहर निकाल लिया है, अंदर का टर्म मैंने कुछ ऐसा लिख लिया है। जो हमारा px है उसको इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स हियर। हमें यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स मिल गए। ठीक, बात सबको समझ में आया? नाउ देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अकॉर्डिंग टू वन प्रॉपर्टी, if we integrate the probability from the minus infinite to infinite range, then and we integrate it in that range, then we will get the output as 1, है ना। तो जो हमारी probability density function की ये वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं लगाऊंगा तो माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पी एक्स डी एक्स, इसको मैं 1 बोल दूंगा, वैसे नीचे में भी इसको 1 बोल दूंगा। तो जो भी हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो तो सीधे सीधे मेरा 1 की तरफ चले जाएगा। बात सबको समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब जो एक और जो टर्म जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, सिग्मा स्क्वायर इज नोन एज वेरिएंस, है ना। और जो हमारी ये वेरिएंस होता है वो हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x माइनस पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स डी एक्स इज नोन एज वेरिएंस, ये हमारा होता है। तो यहाँ पे तो जो हमारा मीन वैल्यू वो 0 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। तो अगर आप लोग ऊपर वाले इक्वेशन में सेकंड वाले टर्म देखेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये वाले टर्म को सीधे सीधे मैं सिग्मा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब मैं सेकंड वाले टर्म को सिग्मा स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सेकंड वाले टर्म को सिग्मा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तब हम को आउटपुट में क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी विल गेट ओनली 1/2 इन द लेटर साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना। उसके जो लास्ट साइड होता है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1/2 मिलेगा। क्लियर बात है? ठीक है, तो जो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो कुछ हमें इस टाइप का मिल गया, है ना। ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
चलो, अब हम लोगों ने आगे क्या किया, log e बेस टू इसमें भी है, वी आर टेकिंग द log 2 बेस e एज अ कॉमन एलिमेंट, उसको हमने कॉमन एलिमेंट माना और उसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया। क्लियर बात। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे फिर से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फिर से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। क्या है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है लॉग ई बेस ई, इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक जगह उसको 1 बोल के उसको ट्रांसफॉर्म किया था, है ना। तो ये जो यहाँ पे 1 है, इसकी जगह मैं लॉग ई बेस ई कह सकता हूँ। तो लॉग ई बेस ई और यहाँ पे log 2 बेस ई, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, तो क्या मैं इसको log ए बी वाला जो फॉर्मूला था उससे रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ, हम ये इसीलिए करना है क्योंकि जो log ए बी वाला फॉर्मूला था मैं उससे चेंज कर दूं, तब ये जो हमारा ओवरऑल टर्म है, इस टर्म को मैं सीधे सीधे log 2 ई कह सकता हूँ, है ना। ये सब मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसे अगेन जो log ई बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, सबको समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, ये सिमिलर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, लॉग, अब यहाँ पे क्या किया, इस एक्सप्रेशन को हमने फिर से चेंज किया, है ना। ये जो हमारे न्यूमरेटर फॉर्म है, इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि इसको भी हम लोग कुछ लॉगरिथमिक स्केल लॉगरिथमिक फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो log e सिग्मा स्क्वायर था, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, इसको मैंने b मान लिया, और जो डिनोमिनेटर वाला जो इसको मैंने a मान लिया। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो log ए बी वाले फॉर्मूले से इस एक्सप्रेशन को अगेन में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो सीधे सीधे आप लोग जाइएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखवाया है, क्या ये वाला, इस एक्सप्रेशन की तरफ सीधे चले जाएगा। कभी भी अगर ये लॉगरिथमिक कैलकुलेशन में आप लोगों को कुछ दिक्कत होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब ये log e बेस टू ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट log सिग्मा अंडर रूट 2 पाई बेस 2 प्लस 1/2, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ हमें ऐसा टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 1/2 का मल्टीप्लाई किया है, और अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। और 1/2 को कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया ताकि 1/2 को कॉमन निकाला जा सके, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, जो हमारा सामने जो टर्म होता है वो हमारे सीधे स्क्वायर में हो जाता है, वही हमारा पावर होता है। तो अगर मैं 2 को पावर में ले जाऊंगा तो ये सिग्मा स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया, देख लीजिएगा, सिग्मा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो 2 पाई के ऊपर में जो अंडर रूट था वो हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर बात, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इसमें भी log बेस 2 है, इसमें भी log बेस 2 है, और इसमें भी log बेस 2 है, और कभी अगर बेस इक्वल होता है और प्लस के फॉर्म में, तो मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर 2 पाई इंटू ई के फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं और भी जनरलाइज्ड फॉर्म में 2 पाई ई सिग्मा स्क्वायर मेंशन कर दिया। सो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रोपी। यहाँ से मैं किसे कैलकुलेट कर लिया हूँ, यहाँ से हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। किसकी एंट्रोपी कैलकुलेट किया है, जो भी हम लोगों ने गॉसियन नॉइस है उसकी एंट्रोपी को कैलकुलेट किया है यहाँ तक, है ना। अब जब हम लोग जान रहे हैं कि जो भी हमारी गॉसियन नॉइस है वो हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी हमारी गॉसियन नॉइज है वो हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो भी हम लोग चैनल कंसीडर करते हैं, जो भी हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए जो चैनल कंसीडर करते हैं, उसकी जो हमारी विड्थ है वो तो हमारी 2 FM है ना। अब ये 2 FM विड्थ कहाँ से आई, 2 FM विड्थ के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो एनालॉग सिग्नल की हम लोगों ने बैंडविड्थ निकाली थी, है ना। क्या निकाली थी उसकी बैंडविड्थ, एनालॉग सिग्नल के हम लोगों ने बैंडविड्थ निकाली थी 2 FM। आप लोगों को अगर प्रीवियस सेमेस्टर का याद होगा कि जब हम लोग किसी भी एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो एनालॉग सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो 2 FM होती है ना। तो इसीलिए हम लोगों को जो चैनल की बैंडविड्थ होगी वो मिनिमम 2 FM तो रखनी ही होगी। तो अगर चैनल की बैंडविड्थ हम लोग 2 FM रखेंगे तो जो भी नॉइस है वो तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जा ही नहीं सकती, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब वो जाएगी
अब वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो जाएगी अब माइनस एफ एम से लेकर प्लस एफ एम तक। क्लियर है यहाँ तक? जो पहले माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, हमें तो उतना चाहिए नहीं, हमें तो हमारा तो जो चैनल है वो तो उसकी तो बैंडविड्थ है 2 FM, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस 2 FM वाली नॉइज को ही कंसीडर करके चलना है ना। तो जो हमने माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट लिया था, अब मैं उस लिमिट को चेंज करके मैं 2B कर देता हूँ, है ना, 2 FM कर देता हूँ, है ना। तो 2 FM करने के लिए मैंने जो हमारी एंट्रोपी है उसके साथ 2 FM मल्टीप्लाई किया, 2 FM मल्टीप्लाई करने के बाद ये मुझे एंट्रोपी मिली, ये हमें नॉइस की एंट्रोपी मिली, ये हमें बैंड लिमिटेड नॉइस की एंट्रोपी मिली। Clear? This one is known as band limited noise entropy. This one is known as band limited noise entropy, where the bandwidth is 2 FM. And sigma square is nothing but a variance. This variance is also known as, ध्यान रखिएगा, this variance is nothing but a noise power. ये जो हमारे sigma square लिखा है ना हमने, ये sigma square noise power भी कहलाता है. That's why we can replace this sigma square term by कैपिटल एन, है ना। अगर मैं इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं ये जो एच एक्स है ना, जो हम लोग अभी तक नॉइस एंट्रोपी, जो हम लोग अभी तक एंट्रोपी बोल रहे थे, जब मैं इसको सिग्मा स्क्वायर की जो को एन लिखूंगा ना, तो मैं इस एच एक्स को एच एन भी लिख सकता हूँ, मैं इसे अब नॉइस एंट्रोपी कह सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है ना। अब हम इसे नॉइस एंट्रोपी भी कह सकते हैं। तो ये जो h है इसको मैं अब h ऑफ n भी कह सकता हूँ, ध्यान रखिएगा ये चीज, है ना। जो एच एक्स लिखा था, अब मैं उसको h ऑफ n भी लिख सकता हूँ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है। अब हम लोग रिसीवर साइड की बात करते हैं। हमने देखा था कि ट्रांसमीटर साइड से क्या भेजा जाता था, सिग्नल, उसमें क्या मर्ज होती थी, नॉइस। तो रिसीवर साइड में क्या क्या आएगा, रिसीवर साइड में जो आएगा उसमें तो सिग्नल भी होगा, नॉइस भी होगा। क्लियर बात है यहाँ तक, है ना। ट्रांसमीटर साइड से भेजा जाता था सिग्नल, बीच में आती थी नॉइस। तो जो हमारे रिसीवर में क्या पहुंचेगा, रिसीवर में तो हमारा सिग्नल भी पहुंचेगा, रिसीवर में हमारा नॉइस भी पहुंचेगा। तो रिसीवर में मुझे ओवरऑल कितना पावर मिलेगा, रिसीवर में मुझे ओवरऑल पावर मिलेगा S/N। तो इस S/N को, इस S/N की एंट्रोपी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया H ऑफ Y से, है ना। इस S/N को रिप्रेजेंट कर दिया, या इसको मैं कह रहा हूँ आउटपुट एंट्रोपी। द आउटपुट एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज आउटपुट एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज HY, है ना। HY इज नथिंग बट अ सिग्नल पावर एंड नॉइस पावर, है ना। ये हमारे सिग्नल पावर और नॉइस पावर को मिला के जो टोटल एंट्रोपी है ये वो है। तो यहाँ पे ये जो HY क्या आ गया, ये हमारा आउटपुट एंट्रोपी आ गया, और हम इसे कह सकते हैं रिसीव्ड सिग्नल एंट्रोपी। क्लियर बात। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे लिखा है, जो हम लोगों ने ऊपर एंट्रोपी के लिए कैलकुलेशन किया है ना, सिर्फ और सिर्फ S की जगह मैंने S प्लस N कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नॉइस एंट्रोपी है। तो रिसीवर में तो जो सिग्नल मिलेगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ नॉइस रहेगा नहीं, उसमें तो सिग्नल भी रहेगा, नॉइस भी रहेगा। तो जब मैं इस HX की जगह HY कहूंगा, या जब मैं इस रिसीव्ड सिग्नल की बात करूंगा, तो सीधे सीधे मुझे N की जगह S प्लस N लिखना होगा। सो दिस वन इज द आउटपुट एंट्रोपी। बात सबको समझ में आई? ठीक। अच्छा, जब हमने चैनल्स के कुछ क्वेश्चन किए थे, तब मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और एंट्रोपी का एक मैंने आप लोगों को रिलेशन वहाँ पे नोट करवाया था, है ना। जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे, जब हम लोगों ने एंट्रोपी पढ़ना डिस्कस करना स्टार्ट किया था, हम उस समय हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, दैट इज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू H ऑफ Y minus H of Y by X. This H of Y by X is nothing but a conditional entropy. मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था कंडीशनल एंट्रोपी दैट मीन्स हमारी चैनल की एंट्रोपी, इसको हम लोग चैनल एंट्रोपी भी कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। और चैनल एंट्रोपी क्या होता है, चैनल एंट्रोपी मतलब नॉइस तो जो हमारी ऐड होगी वो तो चैनल में ही ऐड होगी। तो दिस चैनल एंट्रोपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग नॉइस एंट्रोपी। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इसको हम लोग कंडीशनल एंट्रोपी भी कहते हैं, इसको हम लोग चैनल एंट्रोपी भी कहते हैं, क्योंकि ये चैनल एंट्रोपी और नॉइस हमारी चैनल में ही ऐड होती है। तो इसलिए इस टर्म को सीधे सीधे हम लोग H ऑफ N से रिप्लेस कर सकते हैं। जब H ऑफ N से रिप्लेस कर लिया तो ओवरऑल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिल गया, I ऑफ Y माइनस I ऑफ N, दैट इज रिसीव्ड पावर माइनस नॉइस, रिसीव्ड एंट्रोपी माइनस नॉइस एंट्रोपी इक्वल्स टू म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, जो हम लोगों ने इससे पहले H ऑफ Y निकाला है और H ऑफ X निकाला है, हम लोगों ने H ऑफ Y निकाला था, H ऑफ X निकाला था, दोनों को जब हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम दोनों को आपस में माइनस करेंगे, अब माइनस कैसे किया जाएगा, यहाँ पे ये भी हमारा लॉग का टर्म है, ये भी हमारा लॉग का टर्म है। हमें पता है कि जब दो लॉग टर्म आपस में मल्टीप्लीकेशन में जुड़े होते हैं तो उनके साथ जब दो लॉग टर्म आपस में एडिशन के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन होता है। सिमिलर, जब दो लॉग टर्म आपस में माइनस के साथ जुड़े होते हैं तो उनके बीच में डिवीजन का ऑपरेशन होता है। तो ये वाले इस माइनस के कारण मैं इसको S प्लस ये वाला टर्म डिवाइड बाय ये वाला टर्म भी मेंशन कर सकता हूँ।
ठीक है, ये सब आगे करेंगे। अच्छा, इसके पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है। क्लियर बात, सब कुछ अब आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग कैसे बढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने एंट्रोपी निकाला, एच निकाला, एच से हम गए इंफॉर्मेशन की तरफ, अब इंफॉर्मेशन से हम गए कैपेसिटी की तरफ, और यही हमारा लास्ट टास्क था कि हमें कैपेसिटी तक पहुंचना था, है ना। अब क्योंकि हम लोगों ने म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, तो अब इस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का ये वाला एक्सप्रेशन है, जो भी हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन है, इस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के एक्सप्रेशन को डायरेक्ट मैं सी कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया मैक्सिमम म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज नोन एज चैनल कैपेसिटी। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों टर्म आपस में माइनस में जुड़े हुए हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, C इक्वल्स टू W log ऑफ 2 1 प्लस S बाई N। ठीक है, सो दिस वन इज नोन एज Shannon's second theorem, और इट इज ऑल्सो नोन एज Shannon-Hartley theorem, इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्योरम, इट इज ऑल्सो नोन एज चैनल कैपेसिटी थ्योरम, है ना। ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को, ठीक है। ये Shannon's थर्ड थ्योरम नहीं है, ये हमारा Shannon's का सेकेंड थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का डेरिवेशन, ये यहाँ तक था हमारा आज का डेरिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। एक बार और सम अप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। For finding the capacity of any channel, Shannon provides several theorems. In that, information capacity theorem is one of that. This theorem is also known as Shannon's second theorem. By using this theorem, we can find out the capacity of any channel when it is affected by any type of noise. We have considered the noise as Gaussian noise. We have considered the noise as Gaussian noise. That's why at that time the channel is known as Gaussian theorem, Gaussian channel. For the calculation of noise that occur in any channel, we need to find out, we need some probability density function. So here there is some probability density function of Gaussian noise is given. Now this one is the mathematical representation of above Gaussian noise function. So by using this probability, first we find out entropy. After it, by using this entropy, we are moving towards the information, and by using that information we can calculate the capacity of the theorem. So we are using the several mathematical operation of logarithmic properties. We are using several logarithmic property. Out of them, one is when we need to change the base of any logarithmic function, then we can use log b base e log a base e, and when we are taking the division of these two terms, then we can find out the log b base a. So there are the several logarithmic functions. By using these logarithmic functions, we easily find out the information, and by using that information, we are moving towards the capacity of the channel. ठीक है, तो जब हम लोग ये सब कैपेसिटी वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम लोग चैनल कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, या जब हम लोग चैनल कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, तो इसी चैनल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के बाद ही ये फाइंड आउट किया जाता है कि हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन वी नीड चैनल कोडिंग और व्हेन वी डू सोर्स कोडिंग, है ना। इस कैपेसिटी थ्योरम के बाद ये पता लगाया जाता है कि जो हमारा चैनल कैपेसिटी थ्योरम है उसमें कितनी बिट को हमें ऐड करना होगा, कितनी पैरिटी बिट्स को ऐड करना होगा, या सोर्स कोडिंग में कितनी बिट्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द चैनल कैपेसिटी थ्योरम और इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्योरम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसे, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी चैट बॉक्स कुछ देर मैं ओपन रखा हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो भी आप लोगों का, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।